10वीं कक्षा का रसायन शास्त्र 5 पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्लास 10 पाठ नंबर 5 पढ़ना है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहला प्रश्न इसमें उठता है कि तत्वों का वर्गीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है पहले समझ लो। क्या हुआ था? तत्वों का वर्गीकरण मतलब कि इसमें तत्वों का वर्गीकरण कहने का मतलब कि तत्व को गुणों के आधार पर उससे अलग अलग बांटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तत्वों का वर्गीकरण कहेंगे। इसमें क्या हुआ कि समान गुण वाला तत्व को एक तरफ और असमान गुण वाला तत्व को दूसरे तरफ रख दिया गया। इसको कहते हैं क्या? तत्वों का वर्गीकरण। यहां लिखना है का जैसे मान लो कि कोई हम ले ले धातु। धातु में मान लो एक अधातु। इसमें चमकने का गुण होता है, इसमें चमकने का गुण नहीं होता है। इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, परंतु इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना? इस प्रकार के इसमें क्या होता है? जो अधातु होता है ऋणात्मक होता है, ऋण मूलक होता है, ऋण मूलक होता है, परंतु जो धातु होता है धन मूलक होता है। कैसे मूलक होता है? धन मूलक। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। मतलब इसको गुणों के आधार पर अलग अलग बांट दिया गया, जिसे कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। अब लिखना क्या है? तत्वों का वर्गीकरण किसे कहते हैं? कहना का कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ तथा असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने की प्रक्रिया को तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। मतलब समान गुण वाला तत्व को एक तरफ और असमान गुण वाला तत्व को एक तरफ रख दिया गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तत्वों का वर्गीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा? आंसर, प्रारंभ में जब बहुत कम तत्व ज्ञात था, तब उन तत्वों के गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। जब प्रारंभ में तत्व बहुत ही कम था, तो उनके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। परंतु क्या हुआ कि जब एक एक करके तत्वों का खोज होते गया, आविष्कार होते गया,
तो उसके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई होने लगा। इसलिए इसलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा। ठीक है ना। लिखना है क्या, प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तब तब उन सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, परंतु जब एक एक करके बहुत से तत्वों का आविष्कार हुआ तो उन सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगा। इसलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा। क्लियर है। प्रारंभ में जब बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे तब उन सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई दिक्कत कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी, परंतु जब एक एक करके बहुत से तत्व का आविष्कार हो गया तो उन सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में क्या होने लगा, कठिनाई उत्पन्न होने लगा। इसलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ गया। अगला प्रश्न, तत्वों का वर्गीकरण से क्या लाभ है? तत्वों का वर्गीकरण से क्या लाभ है? आंसर पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। तत्वों का वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ आराम से समझना क्या होगा। इससे क्या होगा कि तत्वों का वर्गीकरण से क्या होगा, इससे सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से
किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है कि इससे क्या होगा, कि इससे मतलब कि में कहने का मतलब एक है कि तत्व का जो गुण होता है उसका अध्ययन करने का जो नियम होता है वो अपना नियम से उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अच्छा इसको ऊपर मिटा के लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये। इससे सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन इससे सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि किसी एक तत्व के अध्ययन कर लेंगे किसी एक समूह के, तो उस समूह के सभी तत्व के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, नहीं पड़ती है। किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाने पर उस समूह के अन्य सभी तत्वों के गुणों का जानकारी अन्य सभी तत्वों के गुणों का जानकारी प्राप्त किया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है या गुणों का जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि क्या, इसमें क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए एक हम वर्ग बनाते हैं यहां पर, फर्स्ट का ए ग्रुप है, इसमें किसी एक तत्व के अध्ययन का लेकिन यहां लिखा है, देखो कि इससे सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसका गुण फिर अलग पढ़े, फिर इसका गुण अलग पढ़े, फिर इसका गुण अलग पढ़े, ऐसा नहीं आवश्यकता पड़ता है। किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व, तो हम लिख लिए समूह फर्स्ट का कोई एक तत्व लिख लिए कि गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाने पर, इसको गुण हम पूरा पढ़ ले, का गुण होता है, जानकारी प्राप्त हो जाने पर उस समूह के, मतलब इस समूह के जितना ही तत्व है इस सब का जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीसरा, तीसरा नंबर देखें, इससे किसी
समूह के तत्वों के गुणों, इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों का, इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों का पारस्परिक 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 संबंध की जानकारी प्राप्त, इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों का पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, क्या होगा? इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों का पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। नंबर तीसरा है नंबर 4 पे लिखना है कि किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन को आसानी से समझा जा सकता है। किसी समूह के, इससे लिखते हैं सामने, इससे किसी समूह में, इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों, इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को आसानी से समझा जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे किसी समूह के, विभिन्न समूह के तत्वों का या तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है या किया जा सकता है।